हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण का अनुप्रयोग एप्लीकेशन हाइड्रोजन परमाणु पर करेंगे और उससे बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी, जैसे क्वांटम नंबर्स और उनके शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स वगैरह वगैरह। तो ठीक है, अब हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण को तीन विमाओं में इस तरह से लिखा जाता है, आप जानते हो। del 2 psi by del x2 प्लस del 2 psi by del y2 प्लस del 2 psi by del z2 प्लस 8 pi square m upon h square into e minus v psi is equal to 0. This was the Schrodinger wave equation in Cartesian coordinates in 3 dimensions. हाइड्रोजन परमाणु के लिए उपयुक्त समीकरण को गोलीय निर्देशांकों में लिखना अधिक सुविधाजनक होता है। फॉर हाइड्रोजन एटम द अबव इक्वेशन इज रिटन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स बिकॉज इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू राइट इट इन पोलर कोऑर्डिनेट, बिकॉज हाइड्रोजन इज ए सिमेट्रिक सिस्टम। अधिक सुविधाजनक इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो एक सममित होता है, गोलीय सममित होता है, इसलिए गोलीय निर्देशांकों में लिखना इसके लिए सरल रहेगा। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप जानते हैं कि गोलीय निर्देशांक में एक्स वाई जेड की बजाय आर थीटा एंड फाई, ये तीन निर्देशांक होते हैं। ये आर थीटा फाई को यहाँ पर समझाया गया है। छात्रों, आप मैथ के स्टूडेंट्स हो, ज़्यादातर जानते हो। ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स ये है, वाई यहाँ लिया गया है और जेड यहाँ लिया गया है। ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। एक्स और जेड यदि आप पेपर के प्लेन में माने तो वाई इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, अर्थात आपकी तरफ है। ये तीन विमीय हैं तो इसलिए इसको अजीब सा लग रहा हो, क्योंकि आपका जो कागज़ है या वो दो विमीय ही होता है। तो इस तरह से मान लो, इनके बारे में पहले रिलेशन बताते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या रिलेशन है। कोई पॉइंट पी है सपोज यहाँ पर, तो उसके कोऑर्डिनेट आपको चाहिए पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर ओ से पी की जो दूरी है वो आर से लिखी गई है, और जेड कोऑर्डिनेट से ये जो जेड एक्स से ये जो एंगल बनाता है आर, उसको थीटा लिखा गया है, ताकि जेड की दिशा में इसका जो घटक है वो आर कोस थीटा हो जाए, और एक्स वाई तल में इसका जो घटक है ये आर साइन थीटा हो जाएगा। आप जानते हो इस तरह के रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में ये आता है। ये एक्स वाई तल में ये आर साइन थीटा कैसे आया? इस बिंदु P से एक परपेंडिकुलर लिया और बराबर दूरी तक ये काटा गया है और उसको O से जोड़ दिया गया है, तो इसका दूसरा जो घटक है वो एक्स वाई तल में आर साइन थीटा मिल गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये निकल के रिजल्ट आता है। जेड का जो मान होगा, जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, वो आर कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ये वैल्यू लिख रखी है, केवल रिजल्ट आप याद कर लीजिए। आर जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा हो जाएगा, और इसी तरह से वाई देखिए इधर है, तो वाई आर साइन थीटा हो गया है, और एक्स आर साइन थीटा कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई हो जाएगा, क्योंकि आर साइन थीटा तो यही है इसका जो एक्स वाई तल पर, और इस दिशा में वाई दिशा में इसको आप साइन फाई भी आएगा, तो आर साइन थीटा साइन फाई वाई का मान हो जाएगा, और एक्स का मान आर साइन थीटा कॉस फाई हो जाएगा। ये वैल्यू आ रही हैं, ये एक्स वाई जेड को चेंज किया गया है पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा और फाई में। तो इस तरह से जब हम इसको चेंज करते हैं तो ये पहली जो समीकरण थी शुरू की, जिसमें एक्स वाई जेड टर्म्स थी, अब हमको आर फाई थीटा में कन्वर्ट करना है। तो आपको कोई डेरिवेशन नहीं करना, ये वाली जो समीकरण है
ये वाली जो समीकरण है ये इस तरह से चेंज हो जाती है। 1/r² डेल अपॉन डेल r² डी साई बाई डेल r प्लस 1/r² साइन थीटा, ये नीचे डिनोमिनेटर में ही है, डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डी साई बाई डी थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा, ये भी डिनोमिनेटर में, डेल 2 साई बाई डेल फाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h² e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये समीकरण, हालांकि इसको 1 दे रखा है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें अब उस ऊपर जो कार्टेशियन समीकरण थी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी XYZ वाली की। थोड़ी लेंथी समीकरण है, लेकिन आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिलेबस में देखोगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है ओनली ब्रीफ डिस्कशन, नो डेरिवेशन, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो था XYZ जो निर्देशांक थे वो r थीटा फाई में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर m क्या है, ये जो m समानी द्रव्यमान है, MEMP डिवाइड बाई ME प्लस MP। ME का मतलब है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और MP का मतलब है मास ऑफ द प्रोटॉन या न्यूक्लियस। तो आप जानते हो कि न्यूक्लियस का भार तो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है, तो डिनोमिनेटर इसका MP ही रह जाएगा, ये जो है, तो MEMP डिवाइड बाई MP हो जाएगा, तो MP कैंसिल हो गए, खाली ME ही हो जाएगा। तो बेसिकली जो समानी द्रव्यमान M है वो आप ME या मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हो। वैसे भी ये फिजिक्स में का कंसेप्ट ही है कि यदि दो द्रव्यमान है, एक बहुत हल्का है और एक भारी है, तो उनका समानी द्रव्यमान हल्के वाले द्रव्यमान के बराबर ही रह जाता है। और जहाँ तक V का मान है, इसको आप 0 नहीं रख सकते, क्योंकि पार्टिकल इन बॉक्स में V कांस्टेंट थी, उसको 0 रखा गया था। यहाँ पे V का मान R के ऊपर निर्भर करेगा। R का मतलब हमने बताया आपको कि ओरिजिन से पॉइंट की दूरी है। यहाँ पे पॉइंट का मतलब इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है हाइड्रोजन एटम में, उसकी दूरी है। तो ये -Z अपॉन R के बराबर होगी भाई पोटेंशियल एनर्जी। अगेन आपको इसको डिराइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो -E² अपॉन R हो गया, क्योंकि Z यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या है, परमाणु क्रमांक जैसे बोलते हैं, तो वो 1 होगा हाइड्रोजन के लिए। तो ये E² अपॉन R है। यहाँ पे E इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये E है, और R उसकी त्रिज्या है। तो R, क्योंकि V मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्थिर नहीं है, तो R पर निर्भर करती है, इसलिए इसको ऐसे लिया गया है। तो जो आपकी समीकरण 1 थी, जो गोलीय निर्देशांकों में थी, वो अब इस तरह से हो जाएगी। इस समीकरण 1 और 2 में हमने केवल V के मान को ही रिप्लेस किया है -E² अपॉन R के बराबर। तो ये E प्लस ये जो केवल ब्रैकेट की जो राशि है वो चेंज करी है हमने यहाँ पे, E प्लस कैपिटल E एनर्जी है, और प्लस स्मॉल e² इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन R साई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे E जैसे मैंने बताया कूलम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब समीकरण जो 2 है, अगेन आपको कंप्लीटनेस के लिए लिखी गई है, अदरवाइज यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस। समीकरण 2 को 3 समीकरणों में तोड़ा जा सकता है, जो क्रमशः R थीटा व फाई पर निर्भर करते हैं। देखिए बहुत लेंदी समीकरण होगी, कॉम्प्लिकेटेड है, और आपके सिलेबस में लिख भी रखा है सेपरेशन ऑफ द इक्वेशन इन 3 इक्वेशंस विदाउट डेरिवेशन। तो आपको भी ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम 3 समीकरणों में तोड़ेंगे। एक समीकरण x कैपिटल X जिसको दर्शाया गया है उस फलन पर निर्भर करेगी, और ये कैपिटल X R के ऊपर निर्भर कर रहा है। R का मतलब वही पॉइंट की दूरी ओरिजिन से, ओरिजिन यहाँ पे, ओरिजिन का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस है, और R का मतलब इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी है। तो ये समीकरण एक समीकरण तो ये हो जाती है 1 अपॉन कैपिटल X d/dr r² dx अपॉन dr प्लस 8 पाई स्क्वायर ME वही मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, r² अपॉन h², फिर ब्रैकेट में E प्लस E² अपॉन R इज इक्वल टू बीटा। यहाँ पे बीटा एक स्थिरांक है, और जैसे मैंने बताया
कि ये जो कैपिटल एक्स है ये एक मैथमेटिकल फलन है, फंक्शन है स्मॉल आर अर्थात दूरी का। ये थीटा और फाई पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पे बीटा जैसे मैंने कहा कांस्टेंट है, तो एक तो इस तरह से टूट गया समीकरण 3 में। और फिर दूसरी जो समीकरण है जिसको ब्रेक मैंने कहा 3 समीकरण में ब्रेक करते हैं, और वो हो गई भाई कि साइन थीटा डिवाइड बाई वाई, कैपिटल वाई। यहाँ पे वाई थीटा का फलन है, जैसे कैपिटल एक्स आर का फलन था ऐसे ही वाई थीटा का फलन है। तो ये समीकरण जो है विदाउट डेरिवेशन जो आई है वो ये इस तरह से बनती है, साइन थीटा अपॉन कैपिटल वाई जो कि फलन है, डी बाई डी थीटा साइन थीटा डी वाई बाई डी थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर, वेयर एम इज़ अनदर कांस्टेंट और बीटा को कांस्टेंट हम पहले ही बता चुके हैं। और यहाँ पे पहले ही बताया वाई जो है वो भी एक मैथमेटिकल फलन है, लेकिन वो केवल थीटा एंगल का पर ही निर्भर करता है, उसी का फलन है। ये आर और फाई पर निर्भर नहीं करता कैपिटल वाई। और जो तीसरी तोड़ करके जो समीकरण बनी है जिसको समीकरण 5 से हम बता रहे हैं वो है 1 अपॉन कैपिटल जेड डी टू जेड अपॉन डी फाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर। एम तो पहले बता चुके हैं, और यहाँ पर जो जेड है वो केवल एंगल फाई का ही फलन है, वो आर और थीटा पर निर्भर नहीं करता। तो दोस्तों कुल मिला के मैंने क्या किया है, जो आपकी समीकरण 2 थी जो बहुत ही लेंदी थी, जो आर थीटा और फाई 3 व्यंजकों पर निर्भर करती थी, उसको हमने 3 समीकरणों में तोड़ दिया, जिनको समीकरण 3, 4 और 5 से दिखा रहे हैं। एक समीकरण जो 3 है वो उसका जो फलन है कैपिटल एक्स है वो आर पर ही निर्भर करता है। समीकरण 4 में जो फलन है वो वाई है, वो थीटा पर निर्भर करता है। और समीकरण 5 में जो फलन है जेड है वो केवल फाई पर निर्भर करता है। और इस तरह से हमने इसको तोड़ दिया। और यहाँ पर ये लिखा नहीं है शायद, आई होप आई हैव फॉरगॉटन इट। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो साई और इनमें क्या रिलेशन है, एक्स वाई और जेड में कुछ नहीं। साई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तीनों का गुणनफल का जो मान है वो साई के बराबर है। एनीवे समीकरण 3, 4 और 5 ये जो समीकरण है अब हमें इनसे वास्ता रहेगा, क्योंकि समीकरण 3 केवल थीटा पर निर्भर करती है, समीकरण 3 केवल आर पर निर्भर करती है, समीकरण 4 थीटा पर निर्भर करती है, और समीकरण 5 फाई पर निर्भर करती है। ओके, और जब हम इनको हल करते हैं तो बीटा का मान L इंटू L प्लस 1 के बराबर आता है, वेयर L इज़ ए कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 एट्सेट्रा इस तरह से बनती है। और इसी तरह से जब हम समीकरण 5 को हल करेंगे तो m की वैल्यू आपको मिलेगी, और इसकी वैल्यू ना केवल 0, 1, 2, 3 होती है बल्कि इनके नेगेटिव भी होते हैं, अर्थात 0 और प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, और इसका जो लिमिट है वो प्लस माइनस L तक जाएगा। और ये केवल रिज़ल्ट आपको दिए गए हैं, इनको डिराइव करने की आपको बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। इनका डेरिवेशन बहुत ही लेंथी है, और एमएससी यदि कोई आप फिज़िक्स में पढ़ते हो तो ही इनसे वास्ता पड़ेगा। तो ठीक है भाई, हमने इनको 3 समीकरणों में तोड़ दिया, और बीटा जो एल पर निर्भर करती है एल की वैल्यू भी बता दी, और एम की वैल्यू भी बता दी। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका गोलीय प्रसंवादी है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स इनको बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करने पर 2 फलन वाई व जेड प्राप्त होते हैं जो क्रमशः थीटा व फाई पर निर्भर करते हैं, जो कोण हैं। अभी मैं आपको बता रहा था, ऑन सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन and separating them into 3 equations, there are 2 wave functions capital Y and capital Z which are dependent on the angles theta and phi respectively. इन तरंग फलनों के गुणनफल को ही गोलीय प्रसंवादी कहा जाता है। The product of these wave functions Y and Z is called spherical harmonics, तथा इनकी सहायता से कक्षकों का आकार पता लगता है, and we can determine the shape of the orbitals using these spherical harmonics.
क्योंकि ये फलन आर के ऊपर निर्भर ना होकर के थीटा व फाई कोणों पर ही निर्भर करते हैं। हाँ, बिकॉज दीज spherical harmonics do not depend on the radius r, but they do depend on angles theta and phi। तो अगेन रिजल्ट इस तरह से है, एस कक्षक के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए वाई थीटा जेड फाई। मैंने बताया कि वाई थीटा क्यों लिखा गया, कि थीटा का ही फलन है वाई और फाई का फलन है जेड। तो वाई थीटा जेड फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई का अंडर द रूट है, इसमें कोई एंगल ही नहीं है। पी एक्स के लिए वाई थीटा जेड फाई इस तरह से लिखा हुआ है, ये याद रखने होंगे आपको। 3/4 पाई की पावर हाफ साइन थीटा कॉस फाई। इसमें साइन थीटा कॉस फाई, देखिए ये टर्म वही है जो उसमें एक्स अक्ष में आ रही थी जब हमने उनको बांटा था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में बदला था। तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट में साइन थीटा कॉस फाई भी ही लिखे थे। इसी तरह से पी वाई कक्षक के लिए वाई थीटा जेड फाई बराबर है 3/4 पाई अंडर रूट साइन थीटा साइन फाई हो जाएगा। अगेन वाई अक्ष में यही थे। और पी जेड के लिए वाई थीटा साइन जेड फाई 3/4 पाई अंडर द रूट कॉस थीटा हो जाएगा। अगेन जेड अक्ष में कॉस थीटा ही था, उसमें फाई नहीं था, आपको ध्यान होना चाहिए। ये आपके स्फेरिकल हार्मोनिक्स हैं जो मैंने एस और पी कक्षकों के लिए बताए हैं। अब इससे हम शेप ऑफ एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल को थोड़ा डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम ख़त्म करेंगे आज का लेक्चर। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, जैसे मैंने बताया वाई थीटा जेड फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई का अंडर रूट है। तो इसमें कोई एंगल इन्वॉल्व नहीं है। देखिए, तो एस कक्षकों के लिए कोणीय तरंग फलन थीटा व फाई पर निर्भर नहीं करते, अतः यह सभी दिशाओं में सम्मित होता है एस कक्षक। तो इस वजह से एस कक्षक की आकृति गोलीय होती है। दैट्स ऑल, यही आपको रिजल्ट याद रखना है। इंग्लिश में बोलता हूँ मैं कि फॉर एस ऑर्बिटल्स द स्फेरिकल हार्मोनिक्स डू नॉट कंटेन एनी एंगल थीटा एंड फाई इन देयर एक्सप्रेशन, सो देयर वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा एंड फाई, दैट इज द एंगल्स। So this wave function is symmetric in all the directions, that is why shape of s orbital is spherical। ये हम यहाँ पे डायग्राम से समझा रखा है। 1s कक्षक में एक स्फीयर है और 2s कक्षक भी स्फीयर है, लेकिन इसमें एक सर्कल बीच में और लिखा हुआ है जिसको हमको नोड बोलते हैं। नोड इसलिए क्योंकि इस सर्कल पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो टेंडेंसी है या प्रोबेबिलिटी है वो 0 होती है। तो 2s में 2s कक्षक का आकार बड़ा होगा 1s कक्षक से, बाकी शेप वही रहेगी गोलाकार। ओके, ये भी लिख रखा है। 1s कक्षक में कोई त्रिज्य नोड नहीं होता। इन 1s ऑर्बिटल देयर इज नो रेडियल नोड। 2s कक्षक में एक नोड होता है जिसको छोटे सर्कल से हमने बीच में दिखा रखा है, आप देख सकते हो। जबकि 3s कक्षक में त्रिज्य नोड 2 होंगे। In 3s orbital, the shape will remain same, that is spherical, but number of nodes will increase and it will increase to 2, n-1 संख्या के अनुसार ये होती है। अब शेप ऑफ p ऑर्बिटल को ले लेते हैं। p कक्षकों के लिए कोणीय तरंग फलन इस प्रकार से होती है। देखिए, y थीटा px के लिए y थीटा z फाई का मान 3/4 पाई अंडर द रूट साइन थीटा कॉस फाई था, और क्योंकि x की वैल्यू r साइन थीटा कॉस फाई है, साइन थीटा कॉस फाई x/r है, तो कुल मिला के x और r के संदर्भ में ये आपका स्फेरिकल हार्मोनिक्स पी एक्स कक्ष के लिए बन रहा है, जिसमें x और r टर्म है। इसी तरह से आप जब पी वाई को लोगे तो वहाँ y/r हो जाएगी, और पी जेड के लिए वो z/r हो जाएगी। वो हम आगे दिखाएंगे आपको। अभी इसको देखते हैं कि इस प्रकार पी एक्स कक्षक का कोणीय तरंग फलन केवल x निर्देशांक पर ही निर्भर करता है। अतः त्रिविम में पी एक्स कक्षक का कोणीय तरंग फलन खींचने पर डंबल आकृति इस तरह से प्राप्त होगी। यहाँ पर ये पी एक्स का स्फेरिकल हार्मोनिक्स का को ड्रॉ किया गया है। x अक्ष पर ही इसकी प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की। यहाँ पे प्लस और माइनस से आप बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि प्लस चार्ज है और माइनस भी चार्ज है। नो, दे आर नॉट चार्ज, दे आर द वैल्यूज ऑफ द वेव फंक्शन। कभी भी इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। आई होप यू नो दिस। इसलिए राइट हैंड साइड में जो पॉजिटिव साइन है वो चार्ज का नहीं है, लेकिन वो साइन जरूर है किसका, वेव फंक्शन का।
या स्फेरिकल हार्मोनिक्स का। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे आपका ये वाला पी वाई कक्षक के लिए वाई थीटा जेड फाई का मान 3/4 पाई ही रहेगा 1/2 और इंटू वाई अपॉन आर हो जाएगा। अब आसानी से आप इसको याद कर सकते हो। और इसी तरह से तो इसका जो शेप होगी वो भी डंबल होगी लेकिन वाई दिशा में ओरिएंटेड होगी, और उसी तरह से प्लस और माइनस ये साइन ऑफ द स्फेरिकल हार्मोनिक्स बता रहे हैं। और पी जेड के लिए आप देख रहे हो अगेन वाई थीटा जेड फाई इज इक्वल टू उसमें जो है वो जेड अपॉन आर आ जाएगा, और ये भी जेड अक्ष की तरफ विन्यास रखेगा और ये भी डंबल आकृति का होगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंक्लूड कर सकते हैं कि एस कक्षकों की आकृति स्फेरिकल अर्थात गोलाकार होती है, जबकि पी कक्षक जो गिनती में 3 होते हैं पी एक्स पी वाई और पी जेड उनकी आकृति डंबल होती है, और उनका जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है क्रमशः एक्स वाई और जेड अक्षों में होती है जो परस्पर परपेंडिकुलर या लंबवत होते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप you have understood all this. Okay, goodbye.